नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर आज बातचीत का मुद्दा है कि तेजस्वी यादव की 2025 में ताजपोशी हो पाएगी कि नहीं। तेजस्वी यादव इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी क्या इसके लिए तैयार है कि अपने युवा नेता को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा सके। क्या आरजेडी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो उसके पहले जो पार्टी के भीतर भगदड़ मची है उसका क्या होगा। आरजेडी को क्या उम्मीदवार जुटाने में मुश्किल होगी। इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। भोलानाथ जी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हमारा सवाल है कि 2025 के चुनाव को लेकर आरजेडी ने, लगभग सभी पार्टियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है। राजद पिछले बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार आपको क्या लगता है, क्या तैयारी है आरजेडी? देखिए रवि जी, बिहार की जो सबसे कठोर जो सच्चाई है वो है जातीय समीकरण की। सारे दल जो है, जो रणनीति हम लोग कहते हैं, वो दरअसल कास्ट कॉम्बिनेशन का ही खेल होता है। जातीय समीकरणों को साधने की एक कवायद होती है। तो इस बार अगर आप देखें कि महागठबंधन के बैनर तले राजद, कांग्रेस और वाम दल जाते हैं अगर चुनावी अखाड़े में, तो सीटों का तालमेल तो उसी हिसाब से होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि राजद सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। सबसे बड़ी पार्टी सीटों के बंटवारे में भी रहेगी और आगे भी जीतने में भी रहेगी। उसका कॉम्बिनेशन उस तरह का बना रहता है। तो अब ये अभी थोड़ा भविष्य के गर्त में है कि राजद पिछले बार के 144 से ज़्यादा सीटों पर लड़ता है या कम सीटों पर लड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा ये तय है। एक तो ये था कि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा। 19 सीटें वो जीत पाए और भाकपा माले को 19 सीटें मिली, वो 12 सीटें। तो आपको लगता है इस बार कांग्रेस की सीटें कम की जाएंगी, भाकपा माले और माने वामपंथी दलों को सीटें ज़्यादा दी जाएंगी? देखिए, स्ट्राइकिंग रेट के मामले में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले बार माले का स्ट्राइकिंग रेट कांग्रेस की तुलना में काफ़ी अच्छा रहा था। कांग्रेस केवल 19 सीटें जीत पाई थी और 70 सीटों पर, मतलब उसका बाकी सीटों पर जो है परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा था। तो इस बार माले और जो अन्य वाम दल हैं वो इस बात के लिए महागठबंधन पर दबाव बना सकते हैं। महागठबंधन का मतलब कि देखिए, राजद को ही पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो भी, और या फिर विधानसभा चुनाव को देखें तो भी, स्टीयरिंग पर राजद ही रहता है। लालू प्रसाद रहते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं। तो मुख्य संचालक जो है महागठबंधन के यही पार्टी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने हिसाब से ज़्यादा सीटें रखेगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पार्टी है और अगर पूरे देश के संदर्भ में देखें तो उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है इस बार। तो भले पिछली बार सीटें वो ज़्यादा ले करके कम जीत पाई हो, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा महागठबंधन में कि कांग्रेस की सीटें माले और अन्य वाम दलों के दबाव में कम कर दिया जाए। तो ये हो सकता है कि आपसी तालमेल में अगर राजद सीटें बढ़ाता है कि भाई हमारे लिए स्कोप, पहले उसके लिए तो पहले ये दिखाना होगा कि कौन से उसके अच्छे सीटें, जनाधार वाले सीटें जहाँ उसकी पोजीशन मजबूत है, जहाँ वो जीत सकता है। पहले तो ये साबित करना होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो अगर राजद ये कहता है कि हमारी पोजीशन अच्छी है, हम ज़्यादा सीटों पर जीत सकते हैं, तो ये कांग्रेस को भी साबित करना पड़ेगा कि हमारी पोजीशन कहाँ अच्छी है। पिछले बार, मतलब एक बात ये भी तो है ना कि पिछले बार अगर 70 सीटों पर लड़ी थी तो उसका किस सीट पर कितना पुअर परफॉर्मेंस रहा था ये भी तो काउंट करेगा ना। मान लीजिए किस सीट पर उसकी जमानत जब्त हो गई हो तो उस पर वो क्या दावा करेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो उनका ठीक ठाक रहा। पिछली बार तो एक ही सीट जीते थे, इस बार 3 जीत गए। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें है कि आने वाले समय में अब लोकसभा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चीज़ों के उसी हिसाब से सब होगा। फिर इस बार इनके फोल्ड में मुकेश सहनी भी हैं तो उनको भी देना पड़ेगा। यही वही मुकेश सहनी है जो पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा करके और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए थे। तो अब इस बार ठीक है कि लोकसभा चुनाव में वो तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करते रहे, सबसे ज़्यादा सभाएं की। तो ये माना जा रहा है कि मुकेश सहनी को भी इस बार
ठीक ठाक सीटें मिलेंगी। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में ये भी चर्चाएं बीच बीच में आती रहती हैं कि वो एनडीए के फोल्ड में जा सकते हैं। तो अब अभी ये अब अगर आप उनके पिताजी के निधन और जो दूसरे कार्यक्रम जो हुए, श्राद्ध कार्यक्रम ये सब हुए, उसमें आप गौर कीजिएगा कि भाजपा नेताओं की उपस्थिति भी उतनी ही रही। ये चर्चा में रहा कि जब भाई ये महागठबंधन के फोल्ड में है, तेजस्वी के करीब में है, लेकिन वहाँ उपस्थिति ज़्यादा भाजपा नेताओं की हो रही है। तो ये लोग चर्चा में रहा कि भाई इसका क्या मकसद है। फिर ये भी चर्चा है कि मुकेश सहनी एनडीए के फोल्ड में जा सकते हैं। बहरहाल अगर मुकेश सहनी महागठबंधन के ही फोल्ड में रहते हैं तो वो भी अपने लिए ठीक ठाक सीटों का दावा करेंगे। तो एक पहले जो था जितने भी दावेदार थे उसमें एक दावेदार ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और है कि क्या आरजेडी या आईएनडीआईए गठबंधन अपने गठबंधन को और बड़ा करने की कोशिश करेगी? क्या एनडीए में से कुछ लोग जा सकते हैं? अभी तो चर्चा माने पशुपति पारस और चिराग को लेकर एक छिड़ी हुई है, दूसरी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग कुछ हैं जो आरजेडी के टारगेट पर हो सकते हैं। देखिए आरजेडी ऐसा नहीं है, पिछले बार भी आरजेडी ने जीतन राम मांझी को अपने शीशे में उतारने की भरपूर कोशिश की। चिराग पासवान के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था। आपको याद होगा कि जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने वाला था तो नित्यानंद राय खुद रात तक जा करके और जीतन राम मांझी के आवास पर इस बात के मतलब जानकारी लेते रहे कि इनका कहीं मन तो नहीं बदल रहा है। तो ये चिराग पासवान के साथ भी, चिराग पासवान के लिए भी राजा तेजस्वी का खुला ऑफर था, राजद का खुला ऑफर था कि आप आइए, आपको हम ज़्यादा सीटें देंगे। क्योंकि ये हम आपको शुरू में क्या बताए कि एक कास्ट कॉम्बिनेशन का सारा खेल है। मांझी चिराग अगर जाते हैं जिस फोल्ड में तो वो जो है गठबंधन जो है वो अपने आप में उसका आधार वोट बढ़ जाएगा। वोट यही खेल यही है कि हमको आधार वोट अपना कैसे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों तक हम अपने लोगों के वोट को अपने फोल्ड में शामिल कर सकें। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, मतलब ये प्रयास किया जाएगा महागठबंधन की तरफ से कि भाई आप इधर आ जाइए। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि चिराग का जो अभी हाल का बयान है उससे भले लग रहा हो कि वो एनडीए को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं लग रही है। अगर आप थोड़ा सा गंभीरता से सोचें तो दरअसल अपने चीज़ों को, अपने आधार वोट को वो अपने तरफ खींचने की, आकर्षित करने की और बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे आरक्षण का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, तो इन सबों पर वो अपने आधार वोट को अपनी तरफ जोड़े रखने की, आकर्षित करने की। मांझी का भी बयान कभी कभी बदलता है, लेकिन उसमें भी उनका बहुत कैलकुलेशन रहता है। अभी तक के गौर कीजिएगा तो मांझी का ऐसा कोई बयान नहीं आया जो लगता हो कि उनका एनडीए से मोह भंग हो गया हो या एनडीए से वो पल्ला झाड़ने वाले हों। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोकसभा चुनाव के लालू के प्रयोग पर गौर करें तो उन्होंने कुशवाहा पर एक दांव खेला। जरूर, हाँ, कुशवाहा मतदाताओं को उन्होंने लुभाने की कोशिश की। कुशवाहा पर जो दांव खेला था, तो अगर लोकसभा चुनाव में 40 सीटों के लिए कुशवाहा पर उन्होंने दांव खेला और इंडिया महागठबंधन में करीब 6 से 8 कुशवाहा लोगों को टिकट दिया गया, तो ये तो विधानसभा चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव में कुशवाहा मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए लालू फिर ये खेल कर सकते हैं कि कुशवाहा लोगों को न सिर्फ राजद बल्कि महागठबंधन में अधिक सीटें दिलवाएं, ताकि कुशवाहा वोट जो है, जिसको माना जाता है कि लॉ कुछ समीकरण में माना जाता है कि नीतीश जी के साथ रहते हैं, जदयू के साथ रहते हैं, तो उसमें डेंट मारने की ये एक तगड़ी कोशिश जो है इस बार फिर करेंगे। तो उसका एक ही तरीका है कि आप कुशवाहा को ज़्यादा उम्मीदवार दीजिए, कुशवाहा उम्मीदवार ज़्यादा बनाइए महागठबंधन फोल्ड से। कुशवाहा एक ऐसी जाति है जो कि बहुत सारी जातियां जो हैं अपने तखल्लुस को, सरनेम को छुपा लेती हैं, लेकिन कुशवाहा समाज में आप देखिएगा कि जो भी कुशवाहा है अगर पहले कभी छुपाया भी होगा तो अब खुलेआम बोलता है कि मैं कुशवाहा हूँ, अपने नाम के साथ जोड़ता है और एक मुश्त वोट करता है उसको लग जाना चाहिए कि इस दल में हमारे लोगों को ज़्यादा टिकट दिया है, तो वो लोग फिर उसकी तरफ झुकते हैं और उसको वोट करते हैं। जो हम लोग जो अब चुनाव आने वाला है, अब आप गौर कीजिएगा कि देखिएगा कि सारे दल जो हैं
वो अपने समाज के सम्मान की बात करते हैं। तो समाज का सम्मान वो किस तरह से करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे दीजिए तो समाज का सम्मान है। हाँ, सियासी महत्वाकांक्षा उनकी जो है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे दीजिए तो यही हमारा सम्मान है, बाकी और कोई सम्मान की बात नहीं होती है, वही होती है। तो लालू यादव इस चीज़ को जानते हैं कि कुशवाहा समाज किस चीज़ से उनके तरफ आकर्षित होगा, तो उसी को लक्ष्य करके वो इस बार ज़्यादा उम्मीदवार दे सकते हैं। और ये अगर दांव उनका लोकसभा की तरह विधानसभा में भी चल गया तो एक एनडीए के लिए ये एक तगड़ा झटका होगा। उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि वहाँ यहाँ गौरतलब ये भी है कि सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बना करके भाजपा नेतृत्व ने सोचा था कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा हम लाभ ले सकेंगे कुशवाहा समाज का, लेकिन उसका वो प्रयोग बहुत सफल होता हुआ नहीं दिखा। तो इस लिहाज से लालू का लेकिन प्रयोग जो है जो टिकट उम्मीदवार के वो सफल रहा। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद वो दांव खेल सकते। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ने माने एनडीए ने एक बार अभी राज्यसभा से टिकट देकर उनको राज्यसभा भेज दिया। अब उम्मीद की जा रही है कि उनको मंत्री भी बनाएगा, तो ये रोक पाएगा कुशवाहा वोटर्स को? देखिए, कुशवाहा वोटर्स को रोकने की जहाँ तक बात आती है तो आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट खुद लूज कर गए। कुशवाहा समाज के एक कद्दावर नेता माने जाते उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में ऐसे फंसे कि अपना काराकाट लोकसभा सीट हार गए। तो अब ये राज्यसभा से भेजे गए हैं। भाजपा एनडीए का मकसद यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़े रख करके कुशवाहा वोटों को अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना। अब ये दांव भाजपा का आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में कितना सफल होता है ये देखना होगा। यहाँ यह भी गौरतलब है कि मात्र 19 महीने के लिए ही उपेंद्र कुशवाहा लोग राज्यसभा गए हैं। तो ये भी एक कोई क्या डील करते हैं आगे के लिए, ये भी देखना ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि उपेंद्र कुशवाहा एक सॉफ्ट टारगेट हैं। आरजेडी चाहे तो उनको अपने पक्ष में कर ले, तो जो चाल लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने चली थी वो सफल हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। आपको लगता है? जी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अपना लोक काराकाट सीट हारने के बाद भी अगर राज्यसभा भेजी तो उसके पीछे मकसद यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर अपने साथ जोड़े रखना है तो इनको राज्यसभा भेजना है। नहीं राज्यसभा भेजेंगे तो तेजस्वी, लालू, राजद और महागठबंधन उनको अपने साथ मिला लेगा। तो जो भी एक कुशवाहा का जो एक आधार जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ा हुआ है, कुशवाहा का एक नेता जो माने जाते हैं, तो उसमें एक और क्षरण हो जाएगा। लेकिन आरजेडी के लिए एक रिस्क है ये कदम, क्योंकि आरजेडी का अपना जो वोटर है वो यादव है, वो मुस्लिम है, और दूसरी तरफ ये प्रशांत किशोर मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और वो तो कुशवाहा को अगर तरजीह दी जाएगी तो यादव कुछ नाराज़ नहीं हो? देखिए, लालू बहुत राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, महारथी हैं। तो वो इस बात को वो भी समझते हैं कि हमको यादवों की नाराज़गी को कैसे दूर करना है, कैसे उनको साथ लेके चलना है। तो मान लीजिए कि अपने राजद में कुशवाहा को कम टिकट देंगे और दूसरे जगहों से ज़्यादा दिलवा देंगे। माले इन सबों में कहेंगे कि भाई तुम लोग दो। हमने क्या कहा है, जो लोकसभा चुनाव में ये साबित भी हो चुका है कि ये स्टीयरिंग सीट पर राजद ही रहता है। राजद का मतलब लालू प्रसाद यादव रहते हैं। तो जो तय करेंगे वो सोच समझ के तय करेंगे कि हमको यादव वोटर्स को, यादव नेताओं को नाराज़ नहीं करना है। वैसे भी यादव कहाँ जाएंगे लालू को छोड़ करके? ये तो इस बार के लोकसभा चुनाव में ये जो नई पार्टी जो है आरजेडी, वो तेजस्वी यादव की आरजेडी कही जा रही है। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की छोटी बहन और लालू प्रसाद यादव की बेटी छपरा से चुनाव लड़ी, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग टारगेट पर हैं जिन पे कार्रवाई होगी चुनाव के बाद। उन लोगों ने भीतर घात किया है। मरहौड़ा के विधायक जितेंद्र राय की बात हो रही है, दानापुर के माने रीतलाल यादव की बात हो रही है। उसी तरह से आप देखिए मोहनिया से संगीता देवी तो पहले ही वो पार्टी छोड़ के चली गई हैं। आप देखेंगे कि राजद में 3 विधायक
जब ये विधानसभा में जाके दूसरे खेमे में बैठ गए, उसमें प्रहलाद थे और उसमें जो चेतन आनंद थे, नीलम देवी थी मोकामा से। इस बार माने आनंद सिंह भी उनके साथ नहीं है और ये विधायक छोड़ कर चले जाएंगे, तो आरजेडी की मुश्किलें बढ़ने वाली नहीं आपको दिख रही? देखिए, विधानसभा या लोकसभा कोई भी चुनाव हो, उस समय नेताओं जब पार्टी तो एक अलग प्लेटफॉर्म है, जो नेता होते हैं उसके, वो इधर से उधर उनका कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो जाते रहते हैं आते रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाते हैं। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि अब अगर महागठबंधन है, अब फलां सीट माले को चला गया, जैसे फुलवारी शरीफ में सीट माले श्याम रजक चले, तो श्याम रजक का अब उसमें कोई चुनाव लड़ने का वहाँ से कोई स्कोप नहीं रह गया है, तो वो अब जदयू में चले गए। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है कि कहाँ इस तरह की कार्रवाई से क्या होगा, या राजद में भगदड़ मच गई है क्या है। राजद अभी भी यादव मुस्लिम के लिए एक सबसे आकर्षित करने वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा खींचने वाली अपनी तरफ पार्टी है। और वो जो है यादव मुस्लिम, और अब उस फोल्ड में कुशवाहा को भी शामिल करने की बात हो रही है, तो उसमें माइक आप कह सकते हैं, MYK, पहले माई जो समीकरण जो था उसमें आप के जोड़ दीजिए, तो माइक को लेकर के एक थोड़ा बृहत्तर अपना कास्ट कॉम्बिनेशन लालू यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव के समय में आप देखिएगा कि इस तरह की स्थिति में कुछ लोग भाजपा से भी छोड़ के राजद में जाएंगे, कुछ राजद से छोड़ के भाजपा में आएंगे, कुछ जदयू में जाएंगे, कुछ जदयू से छोड़ के आएंगे। तो चुनाव के समय में नेता जो हैं वो पार्टी अपना फीडबैक बाद में लेती है। नेता अपना फीडबैक अपने इलाके का सबसे पहले ले चुका होता है कि इस क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे नेता जीतने के बाद भी अपना क्षेत्र बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ मतदाताओं में भारी नाराज़गी है, तो चाहते हैं कि हम वहाँ से छोड़ के दूसरे सीट से लड़ जाएं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। इसका राजद का भी एक बड़ा वोट आधार है, विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है, तो इसमें ऐसा अभी कोई हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कहा जा सकता है। लेकिन वो जो ये संजय झा ने कहा कि आरजेडी के और कई नेता उनके संपर्क में हैं, तो क्या आरजेडी टूटने वाली है? आपको लग रहा है कि टूट जाएगी और बहुत बड़ा झटका तेजस्वी यादव को लग सकता है? देखिए, ऐसा अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि राजद टूट जाएगा। मतलब इस तरह के दावे प्रति दावे सियासी दल से भी, सत्तारूढ़ दल से भी होते हैं, विपक्षी खेमे से भी होते हैं। तो अगर संजय झा कह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि कितने लोग टूट के आते हैं या नहीं आते हैं। अब अगले साल चुनाव होने वाला है, तो अब इस समय टूट कर आने का कोई मतलब नहीं है। मतलब राजद में टूट जैसी कोई बात नहीं दिख रही है। वही नेता आएंगे जैसे श्याम रजक का है, हाँ, जिनको टिकट चाहिए होता है, तो वही कुछ नेता आ सकते हैं। बाकी अगर आप पिछले 4-5 सालों का बयानबाजी और ये सब देखें तो इस तरह के बयान बहुत सारे आते रहते हैं। लेकिन वो 144 सीटों में वो 75 जीत पाए थे पिछले चुनाव में, तो जो हार गए उनको भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि 75 करीब लगभग 70 हार गए थे चुनाव, तो उनको इस बार टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उनको फिर नए प्रत्याशियों को लाना होगा। तो क्या ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे या सीटों का बंटवारा करेंगे? देखिए, इसमें रवि जी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि हार जाना एक बड़ी बात नहीं होती है। जब चुनाव होगा, जब युद्ध होगा, तो एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि पोजीशन क्या रहा। जैसे राजद का उम्मीदवार अगर दूसरे पोजीशन पर रहता है तो ये माना जाता है कि उसकी स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर वो तीसरे चौथे पोजीशन पर चला गया या जमानत जब्त हो गई तो वैसे लोगों को बदल देती है पार्टी कि भाई तुम्हारा कोई ऐसा आधार नहीं है, तुम कुछ खास कर नहीं कर पाए। तो वैसे लोगों को 144 में से एक एक करके सब देखना होगा कि किसका क्या प्रदर्शन रहा। तो उसमें अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे नंबर पर रहा है तो उसका दावा बदस्तूर रहता है, बशर्ते कि पार्टी नेतृत्व जो है न तय कर ले कि इसको नहीं लड़ाना है, लेकिन उसका दावा उसी तरह से कायम रहता है। तो आपको क्या लगता है, तेजस्वी की ताजपोशी बहुत करीब है या उसकी राह में रोड़े? अब ये तेजस्वी यादव पिछले बार तो देखिए बहुत अच्छी टक्कर दिए थे, और अगर 10 सीटों का ही अंतर रहा था महागठबंधन और एनडीए में, तो 10 सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है।
तो अगर ये तेजस्वी यादव, और ये खास बात है कि तेजस्वी यादव पिछले बार के चुनाव में बिना लालू के अपने बूते वो सारा करामात कर गए थे, अपना कमाल कर गए थे, प्रदर्शन कर गए थे और उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी। बल्कि कई सीटों पर यह भी आरोप लगा था कि उनको उम्मीदवारों को हरावा दिया गया, जो बहुत मामूली वोटों से हारे, उनके बारे में ये आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने कि सत्ता दल के इशारे पर उनको हरवा दिया गया। तो ये 10 मतलब, लेकिन हार हार होता है, जीत जीत होती है, चाहे एक वोट से ही क्यों ना हो। तो अगर इस बार भी तेजस्वी यादव का प्रदर्शन वैसा ही रहता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप जैसा कह रहे थे कि अब ये तेजस्वी का राजद के रूप में जाना जाता है। आप देख रहे होंगे कि पुरानी पीढ़ियों का अंतर अब खत्म हो रहा है राजद में, और पुरानी पीढ़ी के नेता धीरे धीरे करके नेपथ्य में जा रहे हैं और नई पीढ़ी के नेता सामने आ रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव एक पिछले बार जो है वो बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, और तेजस्वी का वोट बैंक युवाओं में जो उनका क्रेज है उसके हिसाब से अगर चीज़ें उसी रूप में चलें तो तेजस्वी यादव पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी यात्रा अभी तक नहीं शुरू हुई। हाँ, ये है कि जैसे अगर आप यात्रा की बात करें तो तेजस्वी यादव की भी यात्रा नहीं हो रही है, इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोई यात्रा नहीं कर रहे हैं। यात्रा अगर कोई कर रहा है तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं जनसुराज की तरफ से। तो अभी तक अगर आप देखिएगा तो यात्रा का जो सियासी यात्राओं का जो महत्व होता है वो केवल अभी जनसुराज उसको उसमें लगा हुआ है, और उसको उसका गेन भी संभवतः हो सकता है। लेकिन अभी इनका जो है चुनाव में चूँकि अभी थोड़ा समय है तो इस वजह से रणनीतियाँ बन रही हैं कि कैसे क्या किया जाए। इसमें केवल राजद ही नहीं, दोनों तरफ से रणनीति, अब जैसे भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो गया, तो ये सारी चुनाव की ही रणनीति है, तैयारी है कि कैसे चीज़ों को हम लोग अपने हिसाब से मनोनुकूल जो है अपना चुनाव में अपना लाभ हासिल करने के लिए कैसे कर सकें। तो इस तैयारी में पक्ष विपक्ष के सारे दल लगे हुए हैं। तो चलिए, ये थी हमारी बातचीत भोलानाथ जी से। वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी कह रहे हैं कि तेजस्वी की राह में कुछ रोड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं और जिस तरह से पिछले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस रहा है, इस बार वो अपने विपक्षी पार्टियों को कड़ी चुनौती देने वाले हैं, और ये दिन दूर नहीं कि तेजस्वी के सर पर ताज हो। पर इंतज़ार रहेगा कि तेजस्वी की स्ट्रेटजी क्या होती है, उनकी पार्टी में जो भगदड़ मचने वाली है उसको वो कैसे रोक पाएंगे, दूसरे दलों की जो उनकी पार्टी पर नज़र है उसको वो कैसे रोक पाएंगे। इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइए। अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखकर हमें आप बताइए कि आपको ये बातचीत कैसी लगती है, और देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।